हेलो बच्चों। तो बहुत दिन हो गए हैं कैपेसिटर का लेक्चर रिलीज किए हुए। कैपेसिटर लेक्चर 1 तो हम लोगों ने रिलीज कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ stored potential energy in charged capacitor। ठीक है ना, कि किसी चार्ज कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इस चीज का एक्सप्रेशन हम लोगों को डिराइव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है ना, कोई कंडक्टर लिया जिसकी रेडियस हम लोगों ने आर ले ली और सेंटर पॉइंट है ओ। अब बेटा भी ये अनचार्ज था, तो चार्ज कितना था, भी 0 था, और चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी कितना होगा, वो भी 0 होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं और हम लेट करते हैं कि ये चार्ज हम लोगों ने कितना पहुंचा दिया है इसको, Q0 मैक्सिमम चार्ज इसमें हम दे सकते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके बाद जब इतना ज्यादा चार्ज हम लोग ले आएंगे तो इसके पास रखने की जगह भी नहीं होगी, और जब कोई चार्ज लेके आ रहा होगा तो ये रिपेल कर रहा होगा कि नहीं अब इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो अब आप देखिए, जब इसमें चार्ज Q0 आ रहा था धीरे धीरे यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा, और हम लेट करते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है V0। ठीक है, तो अब जरा किसी इंस्टेंट पे अगर हम ड्यूरिंग चार्जिंग बात करें, ड्यूरिंग एट एनी इंस्टेंट वी टेक potential is at V and charge store is Q। तो हम लोग बात करते हैं at any instant when potential is V and charge Q, and now we bring charge dQ, then work done, है ना, work done to bring charge dQ is dW, और dW कितना हो जाएगा, V इंटू dQ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है V इक्वल टू W बाई Q, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको लेके आ गए। ठीक है ना, अब हम बात करें कि टोटल वर्क डन, सर पूरा यहां तक चार्ज करने में कितना वर्क डन लगा, तो लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, dW का इंटीग्रेशन होगा जो कि dW तक जाएगा, और यहाँ पे V इंटू dVQ होगा। अब समस्या ये आ रही है कि सर दोनों वेरिएबल है, V भी चेंज होगा और dQ तो चेंज हो ही सकता है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, V को इन टर्म्स ऑफ dQ लेके आएंगे, तो Q इज इक्वल टू होता है CV, इसलिए V इज इक्वल टू Q बाई C। तो जैसे ही यहाँ हम लोगों ने रखा Q बाई C और dQ। कैपेसिटर देखो, एक बार अगर हम लोगों ने कंडक्टर ले लिया, एक बार अगर हम लोगों ने कंडक्टर ले लिया तो क्या होगा कि कैपेसिटेंस फिक्स हो गया, यानी C क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट क्या लगेगी, 0 टू Q0, और ये आ जाएगा W। ठीक, तो C कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन Q dQ 0 टू Q0, तो W की वैल्यू आ जाएगी C Q0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी कैन राइट हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है ना, तो एक तो पहला ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन हम लोगों का एक हो गया कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, Q0 स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर हम लोग Q0 की वैल्यू को C इंटू V0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही रखेंगे तो W लिखो या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, वो क्या हो जाएगा, हाफ C नीचे था ही, C0 का C का स्क्वायर और V0 का स्क्वायर, तो C से C कैंसिल आउट, तो U की वैल्यू आ गई हाफ CV स्क्वायर। एक तो ये भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप देख सकते हो एक ये भी फॉर्मूला बन गया। एक तीसरा फॉर्मूला हम लोग और ले सकते हैं, वो कौन सा हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे
v स्क्वायर की वैल्यू को q नॉट स्क्वायर बाई, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग c को रिप्लेस कर रहे हैं, c को क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर c को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा q नॉट बाई v नॉट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, u इज इक्वल टू हाफ q नॉट बाई v नॉट इंटू v नॉट का स्क्वायर। तो ये v नॉट से ये v नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये भी आएगा हाफ q नॉट v नॉट। So this is the three formula of stored energy in case of charged capacitor। कोई भी अगर कैपेसिटर चार्ज है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q नॉट इंटू V नॉट, या हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो बहुत आसान है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर था। ठीक, अगर ये कैपेसिटर है तो अंदर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये आपने ग्राउंड कर दिया था तो ये कैपेसिटर होगा। इनके बीच की डिस्टेंस d रही होगी, ये डिस्टेंस a रही होगी, और बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। ठीक, एनर्जी डेंसिटी कितना हुआ, अगर मान लेते हैं इस समय यहाँ पे चार्ज दे दिया गया है +q और -q। ठीक है, तो इसमें कितना एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी कितनी है वो कैसे बताएंगे, एनर्जी तो सीधे सीधे हाफ CV स्क्वायर है। ठीक, जब यहाँ पे कैपेसिटेंस C है और इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। एनर्जी डेंसिटी मतलब, एनर्जी डेंसिटी नाम से ही क्लियर है, एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है एक्सप्रेशन। तो स्मॉल u से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम यानी हाफ CV स्क्वायर अपॉन, और फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया और इनटू डिस्टेंस, तो एरिया इनटू डिस्टेंस, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग C की वैल्यू को रख देते हैं और V की वैल्यू को रख देते हैं। क्या C की वैल्यू, C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V की वैल्यू होती है E बाई D होती है। ठीक है, E इंटू डी, V इक्वल टू E इंटू D होती है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू A इंटू D रहेगा ही रहेगा, और यहां पे रहेगा कितना, V का स्क्वायर, तो मतलब E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर। तो A से तो ये कैंसिल हुआ, D स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी U की वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, मतलब किसका टर्म होगा, किसका फंक्शन होगा एनर्जी डेंसिटी, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैट रीजन वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये यहां से एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। यूनिट और डायमेंशन अगर निकालना हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यूनिट अगर मैं आपको बताऊं यूनिट क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट चाहिए भैया, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट की हम बात करें तो वो होती है कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो न्यूटन से न्यूटन, कूलॉम से कूलॉम, तो यहां से आंसर आ जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन चाहिए तो भी आसानी से आ सकता है, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन इसके ये होने वाला है, कूलॉम के लिए 80 और मीटर के लिए L स्क्वायर, L माइनस 2AT, दिस इज द डायमेंशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो भाई, अभी तक एक ही कैपेसिटर था, उसमें पोटेंशियल था V1, चार्ज था Q1, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग वहां पे ग्राउंड कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर दोनों को हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कैपेसिटर था या कंडक्टर है जिसकी रेडियस थी R1, जिसका कैपेसिटेंस है C1, चार्ज स्टोर है Q1 और पोटेंशियल है V1, और एक दूसरा कैपेसिटर है, हम कह सकते हैं ये है, जिसका रेडियस है R2, कैपेसिटी है C2, चार्ज स्टोर्ड है Q2 और पोटेंशियल है V2। समझ गए? अब यहां पे चार्ज है Q1, कितना चार्ज है यहाँ पे? Q1, ठीक है, और यहां पे चार्ज है Q2, ठीक। अब अगर बेटा मैंने यहाँ पे खाली तार जोड़ दिया दोनों के बीच में, तो क्या होगा? अब याद करो, मैंने कंडक्शन फिनोमेना आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, कब? इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टार्टिंग में, कि अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, जैसे ही हम लोग कंडक्शन प्रोसेस करते हैं तो दोनों में चार्ज जो है वो क्या होंगे? इक्वल और हाफ हो जाते हैं, मतलब दोनों को ऐड करके ये हो जाते थे। ये होता था कि नहीं होता था? और हम लोग बोलते थे कि सर कंडक्शन में तब तक चार्जेस फ्लो होंगे जब तक दोनों के बीच का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। ये पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि चार्ज को इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए, पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए। ड्यूरिंग कंडक्शन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट जो पॉजिटिवली चार्ज होता है मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते थे कि जिस पे चार्ज ज्यादा होता था, सपोज यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम था, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम था, तो ये चार्ज इसको देना शुरू करते, जबकि प्रोसेस क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते थे ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम थे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कैसे कंडीशन में ला सकते हैं? हम लोग ला सकते हैं, एक पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखा देता हूं, क्या? पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो तो प्रोटॉन होते हैं, हैवी होते हैं। जो भी चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होते हैं? लो से हायर पोटेंशियल की तरफ होते हैं। चार्जेस का आपको कंडक्शन में जरूर बताया गया था कि चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट वो एक झूठ था जो आपसे उससे लिए बोला गया था उस समय, कि उस समय आप पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते थे। मेन मोटो क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मूव करते हैं, किसकी वजह से? तो चार्ज बैलेंस करने के लिए नहीं, जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने एक वायर जोड़ा तो यहाँ पे पोटेंशियल था V1, यहाँ पे था V2, कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, तो जब शुरू करेगा तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा। कॉमन पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा, कॉमन पोटेंशियल जो V नेट होगा वो आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, Q इज इक्वल टू CV होता है, देख लो जरा ध्यान से, मुझे हमेशा यही याद है, ठीक है ना। C इज इक्वल टू Q बाई V लोग पढ़ते हैं, लेकिन Q इज इक्वल टू CV रट गया तो यही रट गया। तो अगर V की वैल्यू को बात करोगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस आ रहा है ना, लिख दिए। पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है, पूरे सिस्टम में चार्ज है Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2। तो इतना पोटेंशियल जब तक आएगा तब तक दोनों चार्ज क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि न्यू चार्जेस ऑन द स्फीयर्स आर Q1 डैश एंड Q2 डैश, ठीक है। न्यू चार्जेस, न्यू चार्जेस developed in spheres are Q1 dash and Q2 dash। तो Q1 dash कितना होगा, तो मान लो तो भैया पोटेंशियल चेंज हुआ है ना, अभी तक यहाँ पोटेंशियल नाप लेते हैं किस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर यही चेंज होगा तो ये तो चेंज होगा ही होगा ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट स्फीयर। जब पहले स्फीयर के लिए बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश C V नेट, C कौन सा 1 बार, ठीक है। तो ये देगा, तो Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी C1, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज डेवलप होगा। तो सर इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा है C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा और C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा। तो अगर C1 C2 की वैल्यू रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आ जाएगा और यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा Q1 डैश R1 अपॉन R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। This is the charge developed in sphere first. After redistribution, we provide a connecting wire, ठीक है। After conduction method कह सकते हो, ठीक है। तो ये पहले चार्ज में डेवलप होगा। सिमिलरली अगर हम लोग सिमिलरली बात करें कि दूसरे स्फीयर में कितना डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो उसी तरह से बात करें सिमिलरली और सेकेंड स्फीयर, तो उसमें कितना होने वाला है, तो उसके लिए आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V नेट। तो सिमिलरली C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। तो Q2 डैश जो आ जाएगा वो हो जाएगा, अब किसी तरह से रेडियस के टर्म में अगर चाहिए तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, दिस इज द चार्ज, ठीक है। तो ये चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब जिसकी जैसी रेडियस होगी उसी हिसाब से उसका चार्ज डेवलप होगा। तो कहोगे सर क्या फिर आपने पहले गलत बताया था, ठीक है ना। तो क्या पहले वाला तो आपने इक्वल कहा था, ठीक है। तो देखो उसमें इक्वल क्यों आ रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखना भाई उसमें इक्वल मैंने क्यों दे दिया था, वो भी सही था, गलत बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तरीका आपको बताने का थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था मैंने। हालांकि एक्चुअलिटी ये चार्ज डेवलप होगा, लेकिन वहां पे मैंने इक्वल क्यों कर दिया, अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये दोनों स्फीयर मैंने लिए तो मैंने वहां पे क्या दिया, पॉइंट साइज के स्फीयर लिए हुए थे, जहां पे R1 की रेडियस, जहां पे R1 की रेडियस R2 की रेडियस और R के बराबर थी, आइडेंटिकल स्फीयर्स थे। जरा देखना यहाँ पे अगर R1 और R2 दोनों की वैल्यू को मैं R रखता हूं तो क्या होगा, R अपॉन 2R, तो
तो r से r कैंसिल आउट कितना हो जाएगा, q1 डैश की वैल्यू जो आएगी वो r अपॉन 2r q1 प्लस q2, तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा q1 प्लस q2 बाई 2। सिमिलरली q2 डैश को अगर करते हैं तो भी कितना होगा, r अपॉन 2r कितना आया, q1 प्लस q2 बाई 2। देखो भाई इक्वल आ रहे नहीं आ रहे दोनों में चार्जेस, यानी अगर हम लोगों ने दो स्फीयर सेम रेडियस के लिए रखे हैं और उनमें हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर के थ्रू कंडक्शन प्रोसेस किया, तो उसमें जो चार्जेस इक्विलिब्रियम में आएंगे वो इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हमने क्या किया, सपोज मेरे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मैंने इसमें 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था, इसमें 10 माइक्रोकूलम, इसमें 5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था, मैंने वायर जोड़ दिया तो 10 प्लस 5 कितना होता है 15, तो 15/2 इसमें 15/2 इसमें। लेकिन अगर ये रेडियस सेम नहीं है तो इक्वल चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। किस बेसिस पे होंगे, वो रेडियस डिसाइड करेगा कि इसमें कितना चार्ज होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल था और इसको हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, इसको जरूर अभी ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। अब बेटा हम लोग डेराइव करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि भाई देखिए जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किया किसी वायर को दो कैपेसिटर्स के बीच में, तो उसमें चार्जेस का फ्लो होना शुरू हुआ और पोटेंशियल V नेट आया, तो अब वो कह रहा है कि कितना वहां पे एनर्जी का लॉस होगा ये बताना है। तो पहली बात तो यही है कि सर लॉस होगा ये आप पहले से कैसे बोल सकते हैं, तो हम नहीं बोलते हैं कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, गेन होगा, ये हम नहीं बोलते। फिर भी देखिए हम लोग लिख लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जब आप किसी भी दो कंडक्टर्स को आप क्या करते हैं, उनको अपने कनेक्टिंग वायर से ऐड कर दिया तो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसमें एनर्जी का लॉस होगा, तो उस चीज को यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले तो ये देखते हैं लॉस होगा ही कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं पहले जो हमारे कैपेसिटर्स थे, रेडियस R1 थी, रेडियस R2 है, तो कैपेसिटी C1, चार्ज Q1 और पोटेंशियल V1 था। तो यहाँ की जो एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना, U1 जो होगी वो कितनी होने वाली है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर होने वाला है एनर्जी। और अगर इसकी कैपेसिटी C2 थी, चार्ज Q2 था और पोटेंशियल V2 था, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हाफ C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी U इनिशियल जो था वो था हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारा इनिशियल एनर्जी का है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको यहां से कट कर दिया, मतलब यहां से ऐसे जोड़ दिया, तो अब जोड़ने के बाद दोनों का जो V नेट आया वो कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 ये था। अब अगर यहाँ पे देखें तो Q1 इज इक्वल टू क्या C1 V1 लिख सकते हैं और यहाँ पे Q2 की जगह पे क्या C2 V2 लिख सकते हैं, पहले चार्ज यही थे, ठीक है। तो अब यहाँ से V नेट जो आएगा वो लिख सकते हैं C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये V नेट आ रहा था, कितना आ रहा था V नेट। अब हमें V नेट से मतलब थोड़ी ना U फाइनल कितना होगा, ठीक है ना। तो U फाइनल कितना होने वाला है आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, जो एनर्जी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, हाफ टोटल कैपेसिटेंस कितना C1 प्लस C2 इनटू V नेट का स्क्वायर करना है, V नेट का स्क्वायर करना है। तो यहां से U फाइनल कितना आ जाएगा, U फाइनल हाफ C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर।
तो जब होल स्क्वायर आया तो यहाँ से ये चीजें कैंसिल हो जाएगी और एक ही बचेगा, तो कितना हो जाएगा, u फाइनल हो जाएगा हाफ c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2 और ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया, u फाइनल ये हुआ हमारा। तो अब बात करते हैं कि क्या फाइनल वाला वैल्यू ज्यादा है या इनिशियल वाला ज्यादा है, ये कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन एनर्जी। हालांकि हम लोग हमेशा चेंज इन एनर्जी लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो ऑलरेडी एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इनिशियल माइनस फाइनल करके जरा देखते हैं, डेल्टा यू हम लोगों ने लिया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब एनर्जी का गेन हुआ। जैसे एग्जांपल, पहले मान लो 10 जूल एनर्जी थी, अब 7 बची, तो 10 माइनस 7 कितना हुआ, 3 जूल, पॉजिटिव का है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। और अगर ऐसा होता ये 10 जूल होता, ये 13 होता, तो कितना आता, -3 आता, मतलब यहाँ पे एनर्जी का गेन होता। तो अब ये चीज जरा देखते हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो u फाइन इनिशियल की वैल्यू पहले लेते हैं, हाफ c1v1 स्क्वायर हाफ c2v2 स्क्वायर माइनस u फाइनल की वैल्यू को हम लोग जरा से यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। कितना आने वाला है, हाफ c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, ठीक है। इसको गायब कर दिया, इधर पे रख दिया, ठीक है। अब पहली बात तो हाफ को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन, c1v1 स्क्वायर c2v2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर नहीं है, भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी इसको यहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 v1 v2, ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दिए अपॉन c1 प्लस c2, ये हुआ, ठीक है। अब मैं c1 प्लस c2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और आप बाहर ले सकता हूँ, 1/2 c1 प्लस c2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, c1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस, अब जैसे इसका यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। और अब दूसरे वाले को कर देते हैं, c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस c1 v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 c1 c2 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं हमारी, ये है c1 v1 वाला किससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ से, और ये 2 वाला यहाँ से नहीं, 2 वाला कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब जो चीजें बची हैं उसको हमें लिखना है, ठीक। तो एक चीज मैं ये देखता हूँ, मेरे पास टर्म कितने बचे, 1 2 और 3, तो इसमें c1 c2 तो कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, c1 c2 2 c1 प्लस c2, और ये बचा क्या, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये जब हो रहा है तो ये माइनस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, और ये भी माइनस में ही आएगा, और यहाँ पे भी ये माइनस में रहेगा। तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो डेल्टा यू जो आ जाएगा दैट विल बी हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है।
अब जरा देखना, मान लो तुम्हारा V1 बड़ा होता और V2 छोटा होता तो क्या होता, ये पॉजिटिव। अगर V2 भी बड़ा होता, V1 छोटा आता और माइनस साइन आता और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी क्या कर देता, उस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता और कैपेसिटेंस नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी चीज का कैपेसिटेंस नेगेटिव थोड़ी ना होगा, स्टोरेज उसकी नेगेटिव में थोड़ी ना आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी C1 C2 हमेशा पॉजिटिव हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब कि U इनिशियल माइनस U फाइनल किया जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ही होगा ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के समय जो यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा और इस चीज का एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम लोग अभी यहाँ पे इतना ही करेंगे और नेक्स्ट टर्म में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और उन अगर डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में लेके आते हैं तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। और वो इतने लॉजिकल न्यूमेरिकल्स हैं कि वही सारा गेम डिसाइड करेंगे आपकी फिजिक्स का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।